हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग लास्ट 2 लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इस सेकंड चैप्टर में जो दिया हुआ है वो है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। इस ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत हम ये समझेंगे कि जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में ये डिस्कस किया था कि ऊर्जा है क्या, ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं। इसी तरीके से अब हम ये सारी चीज़ें समझेंगे कि ऊर्जा का मैनेजमेंट क्या है, ऊर्जा का मूल लक्ष्य क्या है, फंडामेंटल गोल्स क्या है, और ऊर्जा का यूज़ जो है वो किस तरीके से बेस्ट वे में करना चाहिए। और इस जो अधिनियम को बनाया गया, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो बनाया गया 2001, वो क्यों बनाया गया और क्यों इम्प्लीमेंट किया गया, क्यों लागू किया गया। तो सबसे पहली चीज़ तो अगर हम बात करें तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है एनर्जी मैनेजमेंट, यानी कि ऊर्जा प्रबंधन। और ऊर्जा प्रबंधन को अगर हम समझें तो ऊर्जा प्रबंधन है क्या, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है। तो किसी भी सिस्टम और प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए, किसी भी सिस्टम और प्रक्रियाओं का, यानी कि सिस्टम एंड प्रोसीजर का प्रयोग करते हुए एनर्जी को समायोजित और अनुकूलन करने की जो भी स्ट्रेटजी है, यानी कि जो भी रणनीति है, जिसकी वजह से उत्पादन की प्रति इकाई पर ऊर्जा की आवश्यकता कम से कम रहे सॉरी, वो हमारा क्या कहलाएगा, ऊर्जा प्रबंधन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कम से कम एनर्जी को यूज़ करके एक पर्टिकुलर और एक सही वे में किसी भी चीज़ का उत्पादन करना जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, एनर्जी मैनेजमेंट कहलाएगा। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें एनर्जी संरक्षण अधिनियम 2001 में क्या कहा गया, तो उन्होंने कहा कि ऊर्जा प्रबंधन का मूल लक्ष्य वस्तुओं का उत्पादन करना और कम से कम लागत और कम से कम पर्यावरणीय प्रभाव वाली सेवाएं प्रदान करना है। यानी कि कहने का मतलब ये था कि हमारी जो भी ऊर्जा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, अगर हम उससे किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो वो उत्पादन एक सही तरीके से, सही वे में होना चाहिए और सही वे में उत्पादन के साथ साथ कम से कम ऊर्जा का हमें उपयोग करना चाहिए। यही हमारे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 का जो मूल लक्ष्य था, फंडामेंटल गोल था, वो यही था, कम से कम ऊर्जा का यूज़ करके, कम से कम ऊर्जा का उपयोग करके एक सही तरीके से वस्तुओं का उत्पादन करना। अब ऊर्जा को सही वे में यूज़ करने का मतलब क्या था कि सबसे पहले ऊर्जा मैनेजमेंट, यानी कि ऊर्जा प्रबंधन। और ऊर्जा प्रबंधन के उद्देश्य क्या थे कि पूरे सिस्टम में ऊर्जा की इष्टतम, यानी कि ऑप्टिमम खरीद, प्रोक्योरमेंट और उपयोग, यूटिलाइजेशन, यानी कि पूरे प्रोसेस में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ऊर्जा की उचित से उचित मात्रा को खरीदना और उसका उपयोग करना उचित से उचित तरीके से, ये हमारा ऊर्जा प्रबंधन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल था। ठीक, फिर जो आया वो आया हमारा प्रोडक्शन और क्वालिटी, यानी कि उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना एनर्जी कॉस्ट, ऊर्जा लागत, अपशिष्ट वेस्ट को कम करना। यानी कि प्रोडक्शन भी हमारा सही तरीके से होता रहे, जो वस्तु हम
उत्पादित कर रहे हैं उसकी क्वालिटी भी ना गिरे और ऊर्जा लागत भी हमारी कम से कम रहे और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो भी हमारा कम से कम प्रोड्यूस हो। ठीक है। फिर दूसरा क्या था कि ऊर्जा प्रबंधन को तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो उद्देश्य था वो ये था कि पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना, यानी कि किसी भी तरीके से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो इफ़ेक्टेड ना हो पाए। ठीक, तो ये हमारे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के जो थे वो मूल उद्देश्य थे, जिनके अनुसार हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु का उत्पादन सही तरीके से कम लागत में और कम से कम पर्यावरणीय इफ़ेक्ट को ध्यान में रखते हुए उत्पादन करना। ठीक, तो इन सारी चीज़ों के बाद इस सब का केवल एक ही मतलब निकल के आता है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो बनाया गया वो ऊर्जा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, यानी कि ये बताया गया कि ऊर्जा प्रबंधन के माध्यम से आप किसी भी वस्तु को सही तरीके से और कैसे कैसे उत्पादित कर सकते हो, कम से कम ऊर्जा का उपयोग करते हुए। ठीक, अब एक चीज़ और आती है, हम पढ़ रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन। हम कहीं कहीं पढ़ते हुए आते हैं और पढ़ा भी है हमने, कहीं का बहुत सी जगह हमने पढ़ा है ऊर्जा दक्षता। तो बच्चे मेरे हमेशा याद रखना आप लोग कि ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता बोथ वर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम जब ऊर्जा संरक्षण दैट मीन्स एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे तो हम एनर्जी कंजर्वेशन के अंतर्गत केवल ये बात करेंगे कि ऊर्जा की खपत फिजिकली रूप से कम हो और उस कम से कम खपत के लिए हमें कौन कौन से तरीक़ों को अपनाना होगा, किस प्रोसेस के बदले कौन सा प्रोसेस उपयोग में लाना पड़ेगा जिससे कि हम चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकें और हमारी एनर्जी की खपत कम हो। लेकिन हम जब भी ऊर्जा दक्षता की बात करेंगे तो हम जो लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ के आए हैं उस टाइप्स ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हम अलग अलग टाइप की ऊर्जा के बेस्ड पे उस प्रोडक्ट जो वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसकी परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा एक स्कूटी एक्टिवा जो फ्यूल से चल रही है और एक स्कूटी जो है वो इलेक्ट्रिक वाली है जो कि बिजली से चल रही है। दोनों में क्या डिफरेंस है कि ऑयल की पेट्रोल की इफ़िशियंसी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा तेज़ चल सकती है एक्टिवा, और इलेक्ट्रिसिटी वाले की इफ़िशियंसी कम है तो वो धीरे धीरे चलती है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है कि जब भी ऊर्जा संरक्षण की बात करेंगे तो ऊर्जा की खपत को कम से कम और एक सही तरीके में यूज़ करने की बात करेंगे, और जब भी ऊर्जा दक्षता की बात करेंगे दैट मीन्स एनर्जी एफिशिएंसी की बात करेंगे तो एनर्जी एफिशिएंसी क्या होगा, अलग अलग टाइप की ऊर्जा की अलग अलग टाइप के एनर्जी सोर्सेस की दक्षता की उस एनर्जी को यूज़ करके उस प्रोडक्ट की एफिशिएंसी क्या होगी। ठीक है, अब आगे अगर बात करें तो उन्होंने बताया ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, इसी को 2010 में दोबारा से जब संशोधित किया गया तो इसी का नाम रख दिया गया ऊर्जा आरक्षण अधिनियम। इसकी मुख्य विशेषताएं और उसकी मुख्य महत्ता क्या थी, तो उन्होंने बताया कि इस एक्ट को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ऊर्जा के कुशल उपयोग को सुविधाजनक बनाने और लागू करने का अधिकार प्राप्त किया गया। इस अधिनियम में
सरकार ने ये बताया कि इस अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है वो ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग करने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए इस अधिनियम को लागू किया जाए। ऊर्जा गहन उद्योगों, प्रतिष्ठानों और वाणिज्यिक भवनों को नामित उपभोक्ताओं के रूप में सूचित करता है और नामित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की खपत के मानदंडों और मानकों को निर्धारित करता है। अब इस अधिनियम में कुछ परिभाषाएं हैं और इस टॉपिक से क्वेश्चन कभी कभी इसी टाइप से बनता है कि या तो वो ये कहते हैं कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 या ऊर्जा आरक्षण अधिनियम 2010 को विस्तार पूर्वक समझाइए, या फिर सेकंड क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। और आपको ये 2-3-4 टॉपिक दे देंगे वो कि इमारत क्या है, डेजिग्नेटेड एजेंसी क्या है, या एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स क्या है। तो ये सॉरी ये 8 टाइप हैं जो अलग अलग तरीके से इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला है इमारत। इमारत में उन्होंने बताया कि किसी भी संरचना या निर्माण को, ज़रूरी नहीं है कि वो मकान ही हो, किसी भी संरचना हो सकता है, वो कोई इंडस्ट्री हो, कोई दुकान हो, कोई मकान हो ठीक है, किसी भी संरचना यानी कि कोई भी कंस्ट्रक्शन या निर्माण को, संरचना या निर्माण के हिस्से को इमारत कहते हैं, जिसको ऊर्जा संरक्षण भवन कोड से संबंधित नियमों के बाद अधिसूचित किया गया है। अब उन्होंने बताया अगर इमारत की बात आएगी तो इसमें मैक्सिमम 100 किलोवाट या 120 किलोवाट एम्पियर और उससे अधिक की अनुबंध मांग का भार इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली जो घरों में मीटर लगाए जाते हैं वो 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या 4 किलोवाट, इसके बाद फिर जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है फिर वो कॉमर्शियल यूज़ होने लगता है कि किसी को 10 किलोवाट की ज़रूरत है दुकान में, वो वहाँ मशीनें चला रहा है, तो किसी को 50 किलोवाट की ज़रूरत है इंडस्ट्री में, या किसी को 100 किलोवाट की ज़रूरत है। लोग अपने अलग अलग ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले लोग। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि इमारत के अंदर 100 किलोवाट, 120 किलोवाट एम्पियर या उससे अधिक की अनुबंध मांग का भार जो है वो इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। कभी भी 100 किलोवाट या 120 किलोवाट इस तरीके से जो है वो कभी भी घरेलू उपयोगों में नहीं किया जाता। ठीक है, कभी भी आपके घर में 120 किलोवाट का मीटर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, फिर आता है डेजिग्नेटेड एजेंसी। तो नामित एजेंसी, नामित एजेंसी का मतलब एक ऐसी एजेंसी जो राज्य के भीतर इस अधिनियम के प्रावधानों का समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेट्स, रेगुलेट्स और प्रबंधन करती हो। यानी कि हर तरीके से अगर इस अधिनियम की सारी शर्तों को पूर्ण करते हुए कोई भी एजेंसी राज्य के अंदर स्थित है तो वो क्या कहलाएगी, डेजिग्नेटेड एजेंसी कहलाएगी। फिर आता है नामित उपभोक्ता, डेजिग्नेटेड कंज्यूमर। तो ऊर्जा के किसी भी उपयोगकर्ता या ऊर्जा के उपयोगकर्ताओं के वर्ग को नामित उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कि आप अपने घर में जो भी लाइट यूज़ कर रहे हो, जो भी सरकार को बिल पे कर रहे हो, तो आप घरेलू कंज्यूमर हो, आप घरेलू उपभोक्ता हो। इसी तरीके से आपके साथ में मैं या जितने लोग भी जो घरों में लाइट केवल घर के लिए यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, घरेलू उपभोक्ता। जो बाज़ारों में अपनी लाइट सरकारों से लेके यूज़ कर रहे हैं, अपनी अपनी दुकानों में मीटर लगा के यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, कॉमर्शियल कंज्यूमर यानी कि व्यावसायिक उपभोक्ता। ठीक, फिर आया एनर्जी। तो एनर्जी क्या था बच्चे, जीवाश्म ईंधन, परमाणु पदार्थ या सामग्री, हाइड्रो बिजली से प्राप्त ऊर्जा का कोई भी रूप और ग्रिड से जुड़े ऊर्जा या बायोमास के नवीनीकरण स्रोतों से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा या बिजली को ऊर्जा कहते हैं। यानी कि चाहे तो आपने जीवाश्म ईंधन के माध्यम से या परमाणु पदार्थ के माध्यम से या हाइड्रो बिजली से प्राप्त
किसी भी तरीके से अगर कोई ऊर्जा का उत्पादन किया, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया है तो उसे क्या कहेंगे, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, फिर आता है एनर्जी ऑडिट, यानी कि ऊर्जा लाभ के सत्यापन, वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग और विश्लेषण, एनालिसिस सहित तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को, जिसमें लागत लाभ विश्लेषण के साथ ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए सिफारिशें भी शामिल हो। यानी कि कहने का मतलब है, देखो नाम से ही पता चल रहा है ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है जांच करना। अब जांच में क्या देखा जाएगा कि आपने किस तरीके से उस चीज़ का उत्पादन किया, उत्पादन करने में आपने क्या क्या चीज़ यूज़ की, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसको एनालिसिस किया जाएगा और उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसमें जो है वो कैसे सुधार लाया जा सकता है वो भी तय किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, एनर्जी ऑडिट। ठीक, इसी तरीके से हमारा क्या है, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड। तो ऊर्जा खपत के मानदंड और मानक जो कि क्षेत्र के प्रति वर्ग मीटर के आधार पर व्यक्त किए गए हों, उनको ऊर्जा संरक्षण भवन कोड कहते हैं। जैसे सरकार ने हर एरिया के लिए एक अलग क्राइटेरिया तय कर रखा है, एक अलग प्रारूप निर्धारित कर रखा है। ठीक है, इसी तरीके से ऊर्जा खपत मानक, एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड, तो उसमें क्या है, प्रक्रिया प्रोसेस और ऊर्जा खपत मानक यानी कि नॉर्म्स के मानकों को ऊर्जा खपत मानक कहते हैं। फिर एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें क्या है कि ऊर्जा कैसे बचेगी, तो ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र का मतलब नामित उपभोक्ताओं को जारी किया गया कोई भी ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र। यानी कि सरकार, अगर आप सरकार को ये दिखाओगे कि साहब हमने इस तरीके से ऊर्जा को बचाया है, इसके स्थान पे हमने ये दूसरा काम करके ऊर्जा को बचाया है, इतनी ऊर्जा को, और सरकार आपको उसके लिए किसी भी तरीके से पुरस्कृत करे, इनाम दे, कोई भी सर्टिफिकेट दे, तो वो क्या कहलाएगा, ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र। ठीक है, फिर आता है आपका इक्विपमेंट और अप्लायंसेस, यानी कि उपस्कर या उपकरण। इसका मतलब है कोई भी उपकरण जो खपत करता है या संचारित करता है या ऊर्जा की आपूर्ति करता है, और इसमें कोई भी उपकरण शामिल होता है तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उपभोग करता है, एक वांछित काम करता है। ठीक है, अब इस अधिनियम के तहत कुछ शक्तियां और कार्य दिए गए। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत कुछ शक्तियां और कार्य दिए गए। उनमें क्या बताया गया कि इस अधिनियम के तहत मौजूदा संसाधनों और बुनियादी ढांचे में रहते हुए नामित उपभोक्ताओं, नामित एजेंसियों और अन्य एजेंसियों के साथ प्रभावी रूप से समन्वय करना। यानी कि जितने भी नामित उपभोक्ता हैं, जैसे कि मेरे घर में मीटर लगाए या आपके घर में मीटर लगाए या कि किसी तीसरे के घर में मीटर लगाए, तो वो कहीं ना कहीं एक आपके नाम से उन्होंने जारी करा, तो इनके बीच में, और नामित एजेंसी, किस एजेंसी ने वो मीटर लगाया, कौन सी एजेंसी जो है वो आपको उस मीटर के माध्यम से लाइट दे रही है, या अन्य एजेंसी, इन सब के बीच में एक सामान्य संबंध स्थापित रहना। ठीक, फिर उन्होंने बताया कि ब्यूरो ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिन्हें इस अधिनियम के तहत या विशेष रूप से शामिल किया गया हो। और ये विशेष रूप से शामिल की गई शक्ति कौन सी हैं, जैसे धारा 14A के तहत अधिसूचित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और ऊर्जा खपत मानकों के लिए केंद्र सरकार को मानदंडों की सिफारिश करना। यानी कि केंद्र सरकार हमें ऊर्जा की बचत के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए निर्देश जारी कर सकती है। ऊर्जा की खपत के प्रयोग के लिए, यानी कि ऊर्जा बचत करने के लिए ऊर्जा का कंजम्पशन
किस तरीके से सही वे में किया जाए उसके लिए निर्देश जारी कर सकती है। या उपकरणों पर लेवल का प्रदर्शन, जैसे आपने देखा होगा घरों में अब जब एलईडी बल्ब लेने जाते हो आप तो देखते हो कि 9 वाट 7 वाट उस पर लिख के आता है, उस पर कंपनी का नाम आता है। तो ये सारी गाइडलाइन केंद्र सरकार की सिफारिश करने पे ही कंपनियां जो हैं वो प्रोडक्ट पे प्रिंट करके देती हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के नवीन वित्त पोषण को बढ़ावा देना, ऊर्जा कुशल प्रक्रियाओं उपकरणों उपस्करों और प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देना, ये सब आप पढ़ लेना। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में परामर्श सेवाओं को मजबूत करना, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार। ठीक है, सिंपल सी हैं। फिर आता है केंद्र सरकार की शक्तियां जो ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण को लागू करने में सुगम बनाने में मदद करती हैं। तो इसमें क्या था कि इस अधिनियम के अनुसार उपकरण या उपकरणों के वर्ग को निर्दिष्ट करना, जैसे कि एक ही कंपनी जो है अलग अलग कंपनी जो है वो सेम चीज़ बना रही हैं। जैसे मान लीजिए एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब आपके घर में एक बल्ब लगा हुआ है सूर्या कंपनी का, एक लगा है प्रकाश कंपनी का, और सारे बल्ब जो हैं जितनी भी अलग अलग कंपनियों के हैं सबके एक ही वाट के हैं, 7 वाट या 9 वाट, सब एक जैसे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि इस अधिनियम के अनुसार उपकरणों के वर्ग को निर्दिष्ट करना, कि अब आपने क्या काम करा, अलग अलग कंपनियों के एक जैसे बल्ब लेके आए और उसमें भी आपको क्या दिखा कि भाई रोशनी तो सबकी सेम है। तो फिर क्या हुआ कि इस तरीके से सरकार ने ये निर्देश जारी करे कि जो भी प्रोडक्शन होगा उसके लिए अलग अलग वर्गों में निर्दिष्ट किया जाएगा। ठीक है, और ये देखा जाएगा कि जो भी एजेंसी उस उपकरण को बना रही है उसमें और दूसरी कंपनी के बनाने में कितना ऊर्जा की बचत हो रही है, किस तरीके से कंपनियों ने अपने को ऊर्जा को बचाने के लिए सही तरीकों का प्रयोग करना शुरू किया है। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, निर्दिष्ट ऊर्जा गहन उद्योगों की सूची में परिवर्तन करना, निर्दिष्ट उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा खपत मानदंड और मानक स्थापित और निर्धारित करना। इसी तरीके से क्या है, निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए शामिल किए जाने वाले मामलों को निर्दिष्ट करना। तो ये सारी चीज़ें जो थीं वो ये थी कि जो केंद्र सरकार ने शक्तियाँ जो हैं केंद्र सरकार के पास हैं, और वो चाहे राज्य को या किसी भी पर्टिकुलर एजेंसी को या किसी भी पर्टिकुलर कंज्यूमर को पूरे देश में लागू करने के लिए अधिकार प्राप्त करती है कि वो ये समझा सकती है कि ऊर्जा को कैसे बचाया जाए या ऊर्जा के उपयोग को कैसे सुगम बनाया जाए। ठीक है, फिर आता है कि राज्य सरकार की शक्तियां जो ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसका संरक्षण को लागू करने और सुगम बनाने में मदद करती हैं। तो इसमें क्या है कि क्षेत्रीय और स्थानीय जलवायु परिस्थितियों और इसके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण भवन कोड में संशोधन कर सकते हैं तथा इमारतों में ऊर्जा के उपयोग के संबंध में ऊर्जा संरक्षण भवन कोड निर्दिष्ट और सूचित कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने ये बताया कि हर राज्य की जलवायु परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। ठीक है, कहीं जाड़ा गर्मी बरसात तीनों बराबर से हैं, कहीं गर्मी है ही नहीं, कहीं जाड़ा है ही नहीं। तो इस तरीके से जलवायु परिस्थिति हर राज्य की अलग है। तो राज्य सरकार जो है वो अपने यहाँ की जलवायु परिस्थितियों के आधार पर ऊर्जा संरक्षण भवन कोड में संशोधन करके और क्या करेगा, ऊर्जा को उत्पादन करेगा और वस्तुओं का उत्पादन करेगा। ठीक है, भवन परिसर के प्रत्येक मालिक को ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के प्रावधानों का पालन करने के लिए निर्देशित करना। यानी कि राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि जितने भी भवन परिसर हैं, जितने भी लोग घरों में रह रहे हैं और घरेलू बिजली यूज़ कर रहे हैं,
उनके लिए ये सुनिश्चित कराना कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के जितने भी नियम हैं उन्हें यदि आप पालन नहीं करोगे तो उसके एवज में आपको कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा दंडित किया जाएगा। ठीक है। खपत की मात्रा या ऊर्जा खपत के मानदंड और मानकों के अनुसार समय समय के अंतराल पर ऊर्जा उपभोक्ताओं को ऊर्जा ऑडिट करने को निर्देशित करना। यानी कि किसी भी समय राज्य सरकार किसी से भी ये कह सकती है कि आप जो ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं उसकी आप ऑडिट करिए, उसकी आप जांच करिए कि आपने कितनी ऊर्जा यूज़ करी, कितनी ऊर्जा खपत करी और इस खपत को कैसे आप किसी और तरीके से कम कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी शक्तियाँ जो हैं वो राज्य सरकार के पास हैं। फिर राज्य सरकार के द्वारा कोष की एक स्थापना की गई ऊर्जा के लिए। तो उन्होंने क्या बताया कि राज्य सरकार राज्य के भीतर ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने और इसके संरक्षण के उद्देश्यों के लिए राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि नामक एक कोष का गठन करेगी। ऊर्जा संरक्षण निधि। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ऊर्जा संरक्षण निधि कोष में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाले सभी अनुदान और ऋण की धनराशि जमा की जाएगी। यानी कि फिर उन्होंने बताया, अभी मैं क्लियर करता हूँ इसको, कि ऊर्जा संरक्षण निधि कोष में से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए किए गए खर्चों को वहन किया जाएगा। ऊर्जा संरक्षण निधि कोष को किसी प्रशासित अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत चलाया जाएगा। उन्होंने क्या बताया कि एक ऊर्जा संरक्षण निधि नामक एक कोष बना दिया। उस कोष में क्या होगा कि राज्य सरकार जितनी भी बिजली अपने उपभोक्ताओं को, चाहे वो घरेलू रूप में हो, चाहे वो व्यावसायिक रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कृषि के रूप में हो, चाहे वो सेवा के रूप में हो, अभी आपने 3-4 टाइप पढ़े भी थे फर्स्ट चैप्टर में, तो किसी भी रूप में हो, उन सब से जो भी उस उस ऊर्जा को यूज़ करने के एवज में जो भी धनराशि आएगी वो उसमें जमा की जाएगी। जमा करने के बाद उस ऊर्जा संरक्षण निधि नामक जो कोष बनेगा, उस कोष में से सरकार ने जो ऊर्जा आपको दी थी उसके एवज में जो सरकार का खर्चा हुआ था वो निकालेगी। फिर उसके बाद उस पूरे कोष को, उससे पहले उस पूरे कोष को एक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा उसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के तहत चलाएगी और इस तरीके से पूरा ये सर्किल चलती रहेगी। ठीक है। फिर आता है पावर ऑफ इंस्पेक्शन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि निरीक्षण की शक्ति। तो निरीक्षण की शक्ति में क्या था कि किसी भी समय आपने देखा होगा सरकार ने क्या काम करा, एक राज्य स्तर पे एक विभाग बना दिया, जैसे कि यूपी का बना हुआ है UPPCL, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक, ये पूरा विभाग बना दिया, हर ज़िले में इसका कार्यालय बना दिया। उसमें उसमें लोगों की नियुक्ति करने के बाद कर्मचारी रखे और कर्मचारियों को रखने के बाद क्या किया कि उन्हें अलग अलग तरीके से किसी भी समय जांच के आदेश दे दिए कि आदमी अपने घर में अगर 1 किलोवाट का मीटर लगाए बैठा है तो उसके घर का लोड जाके चेक करो। अब मान लीजिए उसके घर में 2 किलोवाट का लोड है और 1 किलोवाट का मीटर वो लगा के सरकार से बिजली तो पूरी ले रहा है, अपने सारी ज़रूरतें तो पूरी कर रहा है, लेकिन सरकार को पैसा नहीं दे रहा है। तो उसके एवज में क्या होगा, उसे अगर वो पकड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं दंडित किया जाएगा। तो ये क्या था, निरीक्षण की शक्ति। निरीक्षण के दौरान अगर कोई भी कहीं भी, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो व्यावसायिक हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो सेवा हो, यदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत किसी भी नियम का उल्लंघन करेगा तो उसे क्या किया जाएगा,